तो उसको हम परचेजेस ही बोलते हैं। उसके बाद है कैश परचेजेस। आप परचेजेस करते हैं, अमाउंट ऑन द स्पॉट पे कर देते हैं, तो इसको हम कैश परचेजेस कहते हैं। या अगर आप आज परचेज कर लेते हैं, पेमेंट फ्यूचर में होनी होती है, तो हम उसको क्रेडिट परचेजेस कहते हैं। ये नेक्स्ट टर्म है क्रेडिट परचेजेस। अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाए तो उसको कैश परचेजेस, जबकि अगर फ्यूचर में पेमेंट करनी हो, जैसा कि हम कहते हैं उधार पे चीजें लेना, उसको हम क्रेडिट परचेजेस कहते हैं। और परचेजेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चीजें बाय की जा रही हैं जो रीसेल पर्पस के लिए। उसके बाद है 6 पे परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। बाज़ औक़ात हम चीज़ें परचेज करते हैं रीसेल पर्पस के लिए और उनमें डिफेक्टिव चीज़ें आ जाती हैं, या जो स्पेसिफिकेशन हमने कही होती है वो नहीं होती, तो हम वो अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं। तो इसके लिए अकाउंटिंग में एक टर्म यूज़ होती है परचेज रिटर्न, या इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक बार बिजनेस में आई थी लेकिन अब वो बिजनेस से बाहर जा रही है, इसलिए उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। उसके बाद है परचेज डिस्काउंट और सेल डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट ये होता है कि आप ह्यूज क्वांटिटी में कोई चीज़ें परचेज करते हैं, जैसे होल सेलर से रिटेलर परचेज करता है तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, कंज्यूमर तो लेस क्वांटिटी में परचेज करता है, जबकि अगर बिजनेस फील्ड में आप परचेजेस कर रहे हैं तो आप ज़्यादा परचेज करते हैं, तो आपको कुछ डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। उस डिस्काउंट को हम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ परचेजर या बायर परचेज डिस्काउंट कहते हैं, जबकि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेलर जो डिस्काउंट दे रहा है, जो जैसे हम एक होल सेलर के पास गए, उससे परचेज किया, और हम रिटेलर हैं, तो हमारे लिए जो हमें डिस्काउंट मिलेगा वो परचेज डिस्काउंट होगा, जबकि उस होल सेलर के लिए जो सेल कर रहा है और उस पर डिस्काउंट दे रहा है, उसके लिए सेल डिस्काउंट होगा। और उसके बाद है अलाउंस। लेट्स सपोज आपने कोई चीज परचेज की इन बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस और वो डिफेक्टिव निकले, लेकिन उसमें माइनर सा डिफेक्ट था, और आपने सप्लायर को बताया, सप्लायर आपको कहता है कि वो चीज़ अपने पास रखें, हम उसकी प्राइस डिक्रीज कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा तय हुई थी कि प्राइस होगी 50,000, तो हम उससे आपको 45,000 आप पे कर देना, लेकिन वो चीज़ अपने पास नहीं, तो हम इस पे एग्री कर लेते हैं। तो अब ये जो 5,000 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इसको अलाउंस बोलते हैं। उसके बाद है सेल्स। सेल्स बिजनेस में एक स्पेसिफिक टर्म, अकाउंटिंग में स्पेसिफिक टर्म यूज होती है कि जो चीज़ें आपने रीसेल पर्पस के लिए ली हैं, सेल सेल ये है अकाउंटिंग में एक टर्म यूज होती है, आपने चीज़ें परचेज की हैं, आप आगे सेल करते हैं, रिटेलर हैं आप। अगर आपने जब वो चीज़ें सेल कर दी हैं, सोल्ड आउट हो गई, तो आप बजाय ये लिखने के कि ये चीज़ इतने की सेल हो गई है, सॉरी ये फलां चीज़ सेल हुई है, फलां होनी थी, यानी उस आइटम को स्पेसिफाई करने के बजाय आपका बिजनेस जो है, लेट्स सपोज अगर क्लॉथ सेल कर रहे हैं, आपका क्लॉथ सेल हुआ है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा क्लॉथ ही सेल हुआ है, सिर्फ आप सेल्स कह देंगे कि इतनी सेल्स हुई। इससे अंडरस्टूड होगा कि आपने क्लॉथ ही सेल किया। अब क्लॉथ डीलर के लिए क्लॉथ की सोल्ड आउट हो जाने को सेल कहेंगे। इसी तरह हम शुगर शुगर इंडस्ट्री शुगर मिल के लिए शुगर के सोल्ड आउट हो जाने को सेल कहेंगे। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस पे डिपेंड करता है। अगर बिजनेस है फर्नीचर सेल करने का, मैं चाहे वो खुद मैन्युफैक्चर करता हो या मैन्युफैक्चर्ड परचेज करके आगे सेल करता हो, तो जब वो सोल्ड आउट हो जाएगा, बजाय ये लिखने के फर्नीचर सेल हुआ है, हम लिखते हैं सेल्स हुई।
उसके बाद है कैश सेल्स। अगर आप कोई चीज़ या आपने बिजनेस में जो सेल करते हैं जो चीज़ें, वही अगर कपड़ा सेल कर रहे हैं तो वो सेल, अगर उस सेल पे आपको अमाउंट ऑन द स्पॉट मिल गई है तो वो आपके लिए कैश सेल हो। अगर वो चीज़ें आपने उधार पे सेल की हैं तो उसको अकाउंटिंग में क्रेडिट सेल कहते हैं। वही कंसेप्ट है जैसे क्रेडिट परचेजेस और कैश परचेजेस। अब बायर के लिए तो वो परचेजेस होंगी, इसलिए वो अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देता है उसके लिए वो कैश परचेजेस होंगी, हमारे लिए कैश सेल्स होंगी। इसी तरह अगर किसी फ्यूचर डेट पे ही पेमेंट करनी है तो फिर उसको क्रेडिट सेल्स या उसके फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बायर उसको क्रेडिट परचेजेस कहते हैं। उसके बाद है सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। आपने कोई चीज़ सेल की और उसमें माइनर सा डिफेक्ट था या बायर के स्पेसिफिकेशन जो उसने बताई थी उसके मुताबिक नहीं थी, उसने आपसे कांटेक्ट किया कि ये चीज़ें मैंने वापस करनी है आपको, और आप वो चीज़ें वापस करते हैं तो इसको हम आपकी जो सेल हो चुकी थी और वापस आई है उसको अकाउंटिंग में एक टर्म यूज़ करते हैं सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब बिजनेस के अंदर आ रही है। सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। अब वो बायर जिसने बाय किया था उसके लिए वो परचेज रिटर्न होगा या रिटर्न आउटवर्ड होगा, जबकि सेलर के लिए वो रिटर्न इनवर्ड और या रिटर्न या सेल रिटर्न होगा। उसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ये होता है कि अगर आप कुछ चीज़ें परचेज कर रहे हैं उनकी लिस्ट प्राइस और है, जबकि होलसेलर आपको अलाउ करता है कुछ डिस्काउंट देता है, तो उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट्स सपोज आप गए, आपने 30,000 की कोई चीज़ें परचेज की, उनकी लिस्ट प्राइस के हिसाब से जो टोटल अमाउंट बन रही थी वो 30,000 थी, जबकि होलसेलर जो था जिससे आप परचेज कर रहे थे उसने आपको 10% डिस्काउंट अलाउ किया। इसका 10% बनाते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, ये दो काट जाएंगी और ये 600 बन जाए, सॉरी 3,000 बन जाए। अब लिस्ट प्राइस थी 30,000, उसने आपको 10% डिस्काउंट अलाउ किया। अब आप उसको कितने पे करेंगे? 30,000 लेस 6,000, 24,000। अब आप होलसेलर को तो ये अमाउंट पे करेंगे 24,000, जबकि आगे जो आपने सेल करनी है वो आपने लिस्ट प्राइस पे सेल करनी है, 30,000 की सेल करेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ये रिटेलर को इनकरेज करने के लिए होता है, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। आपका जो आगे कस्टमर होगा वो भी आपसे लिस्ट प्राइस के हिसाब से ही परचेज करेगा। तो इसका ये कंसेप्ट था। इसके बाद हम बाकी देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हो गया था। उसके बाद है डेटर आर अकाउंट रिसीवेबल। लेट्स सपोज आपका बिजनेस है, आपने अकाउंट पे या लोन पे वो क्रेडिट पे चीज़ें सेल कर दी,
तो वो आदमी जो लेने वाले थे वो आपके क्या होंगे, वो आपके डेटर होंगे, और डेटर्स को हम एसेट कंसीडर करते हैं। उसके बाद है उनके जो अकाउंट्स होंगे उनको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनकी पेमेंट हमें मिल नहीं होती। और क्रीडेटर, इसके बाद 15 टर्म है क्रीडेटर। बिजनेस में आप खुद भी परचेजेस ऑन अकाउंट करते हैं, यानी ये जो परचेज, जो क्रेडिट परचेजेस होते हैं इनका दूसरा नाम होता है परचेजेस ऑन अकाउंट। इसी तरह सेल्स जो होते हैं, क्रेडिट सेल्स, उधार वाली सेल, उनको सेल्स ऑन अकाउंट भी बोलते हैं। जब आप किसी और से, अपने सप्लायर से उधार पे चीजें लेते हैं तो आप उनके डेटर बन जाते हैं और वो आपके क्रीडेटर बन जाते हैं। और अकाउंट, ये जो क्रीडेटर्स के अकाउंट होते हैं इनको अकाउंट पेएबल कहते हैं। ये लायबिलिटीज होती हैं अकाउंट, ये बिजनेस में पे करनी होती हैं इन नियर फ्यूचर। उसके बाद है कैश डिस्काउंट। ये भी एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैश डिस्काउंट, लेट्स सपोज, सॉरी ये नजर नहीं आ रहा आपको, कैश डिस्काउंट। लेट्स सपोज एक आदमी ने गुड्स परचेज की, मिस्टर ए ने परचेजेस की गुड्स ऑफ वर्थ 50,000। ये रुपीस भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है, जो करेंसी आप यूज कर लें। फ्रॉम मिस्टर वाई। और उसने ऑन अकाउंट परचेजेस की या क्रेडिट पे, और एग्री किया ऑन अकाउंट, और एग्री किया 15 डेज लेटर पेमेंट करेगा। मेड। अब सेलर ने, सॉरी ये बायर था और ये सेलर था, सेलर बायर, दोनों ने एग्री कर लिया कि 50,000 की चीजें सेल हो गई ऑन अकाउंट और 15 दिन के बाद पेमेंट की जाएगी। अब ये जो बायर है, इसको, ये पिछला कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा था वो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम डेटर बोलते हैं, जो अकाउंट पे बाय कर रहा है। डेटर। और सेलर जो अकाउंट पे सेल कर रहा है इसको हम क्रीडेटर बोलते हैं। अब जो डेटर्स के अकाउंट होंगे उनको हम अकाउंट, अगर एक बिजनेस है उसके अंदर उसके कुछ डेटर हैं तो उनको अकाउंट रिसीवेबल लिखा जाएगा। और ये एसेट होते हैं कंपनी का। और ये क्रेडिटर जो लोन पे यानी उधार पे सेल कर रहा है ऑन अकाउंट, इन अगर कंपनी ने उधार पे चीजें ली हैं तो अब लेने वाला इसको अकाउंट पेएबल लिखेगा।
अब यही एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर वाई से 15,000 के गुड्स परचेज किए हैं ऑन अकाउंट, यानी क्रेडिट परचेजेस की, क्रेडिट परचेज। और इसके लिए क्या होंगी, वाई के लिए क्रेडिट सेल्स होंगी। और एग्री किया है कि 15 डेज लेटर पेमेंट की जाएगी। और मिस्टर ए आफ्टर 10 डेज पेमेंट कर देता है। तो इसको, इस डेटर को इनकरेज करने के लिए क्रेडिटर इस डेटर को, उसने पेमेंट पहले कर दिया है, डेडलाइन से पहले पेमेंट कर दी। ये क्रेडिटर इसको इनकरेज करने के लिए कुछ डिस्काउंट अलाउ करेगा, और उस डिस्काउंट को हम क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट। और ये क्यों अलाउ किया जाता है कि उसने पेमेंट पहले कर दिया, और ये आमतौर पर 2% होता है। अब इसका बना लेते हैं 2%, 50, ये बनेगा 1000। अब ये मिस्टर ए मिस्टर वाई को 50,000 पे नहीं करेगा, बल्कि 1,000 कम पे करेगा। कितनी पेमेंट होगी, 49,000। अब ये जो होगा, ये 1,000 ये उसका कैश डिस्काउंट होगा, और ये आमतौर पर 2% दिया जाता है। अब इसके बाद दूसरी टर्म हम देखते हैं, उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल को भी समझाना पड़ेगा, ये भी इसी तरह समझा देता हूँ। कैपिटल बिजनेस के अंदर, सॉरी ये फिर आपको नजर नहीं आ रहा, कैपिटल, या इसको ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। हमने जैसे बिजनेस एंटिटी में देखा, और आगे एक कंसेप्ट पढ़ेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि बिजनेस को उसके ऑनर से अलग कंसीडर किया जाता है, कि वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। बिजनेस के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो दो तरीके से आती हैं, या तो वो उस मालिक के थ्रू आएंगी, उसकी फंडिंग मालिक करेगा, या फिर वो उधार के थ्रू आएंगी। यानी बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं, इसको हम रिसोर्सेज भी बोलते हैं। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इक्वल होते हैं सोर्सेज के, यानी जितने भी एसेट होते हैं बिजनेस के अंदर वो इक्विटीज के इक्वल होते हैं। इक्विटीज यानी वो पे करने वाले, क्लेम यानी इक्विटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बिजनेस ने वापस पे करने होते हैं।
Equities mean the sources of funds provided to start or to operate a business. एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या रनिंग बिजनेस है उसको ऑपरेट करने के लिए सोर्सेज ऑफ फंड जो होते हैं उसको हम इक्विटी बोलते हैं. और ये दो किस्म के होते हैं, या तो ऑनर पे करेंगे, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ऑनर्स भी हो सकते हैं, और या फिर बारोइंग होगी. और अगर ये ऑनर पे करे तो हम इसको ऑनर्स इक्विटी कहते हैं. और इसी को कैपिटल भी बोलते हैं. और अगर ये बारो करके लाए जाए यानी लेंडर के थ्रू आए, बैंक से आपने लोन ले लिया उसके थ्रू आपने एसेट परचेज किया, तो इसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं. अब ये जो एसेट होते हैं ये दो दो किस्म के लोगों का क्लेम हो सकता है, या तो लेंडर का यानी लायबिलिटीज होंगी, और ये लायबिलिटीज हम जिससे लोन लेते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं. अब ये जो एसेट होंगे या तो क्रेडिटर के क्लेम होंगे, इनके अगेंस्ट क्रेडिटर का क्लेम होगा, या फिर ऑनर्स का होगा. इन दो के अलावा तो कोई हो नहीं सकता. बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट होंगे या तो वो मालिक ने प्रोवाइड किए होंगे, फंडिंग उनकी बिजनेस ऑनर ने की होगी या फिर क्रेडिटर ने की होगी. इसलिए हम लिखते हैं रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज. यानी फंड का कोई सोर्स हो ना तो कहाँ से आएगा, जितना फंड आएगा उतना ही होगा ना बिजनेस के अंदर. अब इनको एसेट बोलते हैं, यानी बिजनेस के जितने भी एसेट्स होंगे वो इक्विटीज के इक्वल होंगे. इक्विटीज दीज आर सोर्सेज ऑफ फंड्स. और ये कितनी किस्म के हो सकते हैं, या तो वो क्रेडिटर के थ्रू आए होंगे यानी लायबिलिटीज होंगी, या फिर वो ऑनर इक्विटी होगी यानी कैपिटल होगा. और किसके इक्वल होगा, एसेट. इसी को ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं. उसके बाद हम अगली टर्म पे आते हैं. ये सारी चीज़ें आगे हम आएंगे कोर्स में, जिस तरह कंसेप्ट डेवलप होते जाएंगे ना. ये असल बेसिक है, मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाह रहा. जिस तरह आप आगे हम पढ़ते आगे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा. उसके बाद एसेट हमने डिस्कस कर लिया, कैश डिस्काउंट भी हो गया, कैपिटल भी हो गया या इक्विटीज़. उसके बाद एसेट भी डिस्कस हो गया, लायबिलिटीज़ भी डिस्कस हो गया. उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड. बिजनेस की जो सारी लाइफ होती है ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि इसका मकसद यही होता है कि हम इसको टुकड़ों में बांट के ना हर टुकड़े की परफॉर्मेंस चेक करते रहें. उनको पीरियड्स बना लिए जाते हैं. अब ये पीरियड एक महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का जिसे हम क्वार्टरली कहते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, मंथली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, और 6 मंथ का यानी सेमी एनुअल भी हो सकता है. आमतौर पर 1 साल का यूज किया जाता है.
उसके बाद टर्म है रेवेन्यू। बिजनेस जो भी सेल करता है ना, उनके अगेंस्ट जो उनको प्राइस उसकी मिलती है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। यानी गुड्स परचेज परचेज की तो आपने एक्सपेंस इनकर किया, और वही गुड्स आपने प्रॉफिट पे आगे सेल कर। अब उसमें ये भी हो सकता है कि आपको कैश मिल जाए, ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाए, यानी क्रेडिट आपकी कैश सेल हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपकी क्रेडिट क्रेडिट सेल हो जाए। अब जितना भी रिटर्न मिलेगा ना उस पे, उस रिटर्न को हम रेवेन्यू कहते हैं। यानी रेवेन्यू में अब दोनों चीजें इंक्लूडेड होंगी, यानी अकाउंट रिसीवेबल, यानी अगर हम क्रेडिट सेल करें, क्रेडिट सेल हो तो हमारे डेटर वजूद एग्जिस्टेंस होगी ना डेटर की, और डेटर्स के अकाउंट को हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल प्लस कैश, कैश सेल्स, ये हमारे रेवेन्यू होंगे। उसके बाद है एक्सपेंस। इन रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कुछ कास्ट इनकर की जाती है। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है जिसने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, वो बिल्डिंग रेंट पे ले या अपनी परचेज करे, मशीनरी को इंस्टॉल करे। उसके अलावा वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, उनको सैलरी देनी होती है, बाकी भी इनपुट्स होते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना होता है। ये सारी चीज़ों पे कास्ट हो रही है, और इन्हीं कास्ट को हम एक्सपेंस बोलते हैं। और ये क्यों की जाती हैं? ताकि हम रेवेन्यू प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद है प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये भी आपको समझा ही देता हूँ। नेट प्रॉफिट क्या होता है? यानी जो आपने रेवेन्यू जनरेट की है, जो आपने सेल की, वो चाहे ऑन अकाउंट हो यानी क्रेडिट सेल हो या कैश सेल हो, उस रेवेन्यू में से आपने जितनी भी कास्ट इनकर की थी वो लेस कर ली जाए, जो अमाउंट बाकी बच जाती है हम उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। और ये नेट प्रॉफिट का फार्मूला बनता है इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। लेट्स सपोज एक बिजनेस है, उसका रेवेन्यू हुआ 1 लाख का, और उसकी कास्ट थी 80,000। अब उसको प्रॉफिट कितना होगा? 20,000। ये उसका नेट प्रॉफिट होगा। अब जैसे मैंने बताया, रेवेन्यू कैश भी हो सकता है, कैश सेल्स भी हो सकती हैं आपकी, या क्रेडिट सेल्स भी हो सकती हैं। क्रेडिट सेल्स के लिए क्या चीज़ वजूद में आएगी? डेटर। और इन डेटर्स के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। अब रेवेन्यू किसके बराबर होगा? कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल। इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बिजनेस था, उसने 130,000 की कैश सेल्स की, और 20,000 की उसकी क्रेडिट सेल, यानी अकाउंट रिसीवेबल। उधार पे चीजें सेल। अब उसका टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा इन दोनों का?
कंबाइन हो गए, यानी 150,000 उसका रेवेन्यू बनेगा। रेवेन्यू इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल प्लस कैश या सेल, कैश सेल्स इसको लिखें, कैश सेल्स। और एग्जांपल ये इसी को चलाते हैं कि लेट्स सपोज उसकी कास्ट थी 140,000 उसकी कास्ट है, लेट्स सपोज। तो अब उसका रेवेन्यू कितना बनेगा, यहाँ पे कर लेते हैं। ये रेवेन्यू उसका हो गया, ये 130,000 प्लस 20,000, ये बन जाएगा 150,000। और उसका नेट प्रॉफिट अब क्या होगा, इज इक्वल टू 150,000 माइनस 140,000 इज इक्वल टू 10,000। ये उसका क्या होगा, नेट प्रॉफिट। और अब ये भी देखते हैं कि लाजमी तो नहीं कि उसके रेवेन्यू ज़्यादा हों, ये भी तो हो सकता है कि कास्ट ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको नेट लॉस बोलते हैं। नेट लॉस, नेट लॉस का फार्मूला क्या बनेगा, एक्सपेंस अब ज़्यादा है, एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसका 180,000 रेवेन्यू है, और उसकी एक्सपेंस है, उसकी कास्ट जो आई है वो 190,000 है। तो अब क्या आएगा, नेट लॉस होगा, इज इक्वल टू, ये एक्सपेंस की जगह 190,000 एक्सपेंस लिख दिया, लेस कर लिया 180,000 रेवेन्यू। अब 10,000 का उसे लॉस होगा। ये अब आप उसी नेट प्रॉफिट वाले फार्मूले के साथ भी इसको कर सकते हैं, वो ये इस तरह होगा, ये है नेट प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू 180,000 थे और एक्सपेंस उसके 190,000 थे। तो अब माइनस में जवाब आएगा, ये माइनस शो कर रहा है, ये प्रॉफिट नहीं है बल्कि ये लॉस है। आई थिंक इसकी समझ आ गई होगी आपको। अब देख